हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक मास्टर। आज हम ऑक्सीजन फैमिली में की ट्रिक्स याद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहते हैं। कैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेंस मीन्स ऑन फार्मिंग एलिमेंट, और फार्मिंग जिनसे और बनते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि इनमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें होता ऑक्सीजन, सल्फर, Sc, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो अब इसको याद करने क्या है, उससे टीपो। ठीक है, उससे टीपो। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटलॉइड Ace होते हैं और रेडियो एक्टिव पोलोनियम होता है। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है 13.8 डे होती है पोलोनियम की। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2Np4 होता है। तो अब ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, तो इसके आगे हीलियम लिखेंगे और सेकेंड पीरियड 2s2 2p4। सल्फर थर्ड पीरियड, इसके आगे नियॉन लिखेंगे 3s2 3p4। अब फोर्थ पीरियड में आएंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए Sc में इसके आगे Ar लिखेंगे 3d10 4s2 4p4। Te इसके आगे Kr लिखेंगे 4d10 5s2 5p4, क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का है। अब PO पोलोनियम में जब आएंगे, ये रेडियो एक्टिव है और ये जो है 1 2 3 4 5वें में है। तो 5वें में आएंगे तो इसमें F आ जाएगा, तो Xc लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p4। ये सिक्स पीरियड में है। ठीक है, और पोलोनियम का हाफ लाइफ 13.8 डे होता है। अब ऑकरेंस पे आएंगे तो ऑकरेंस का ऑर्डर OCAL होता है अर्थ क्रस्ट में। और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और सिलिका CSiO2 के फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब देखेंगे सल्फ़र किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जब सल्फ़र किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या H2S के फॉर्म में, या सल्फाइड के। तो H2S क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में पाया जाता है। और सल्फेट किस फॉर्म में, किस में होता है, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O, इप्सम साल्ट MgSO4.7H2O, इसको इप्समाइड भी बोलते हैं। और BaSO4 बायराइड को बोलते हैं। अब सल्फाइड किस फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में हो तो गैलेना PbS और CuFeS2 फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कहा जाता है, और कॉपर पायराइड भी बोला जाता है। अब SS लिंकेज किस में पाई जाती है, SS लिंकेज जो होती है प्रोटीन और एंजाइम में पाई जाती है। अब थर्ड पेज पे फैलते हैं। थर्ड पेज में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो ऑक्सीजन फैमिली है, तो पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 2 + 2 तक होती है, क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो H2O -2 H2O2 -1 और एक मिनट, हाँ, बैक एंड डी ऑर्बिटल होती है। और H2O -2 H2O2 -1 KO2 -12 O2F2 +1 और OF2 +2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें -2 2 + 2 क्यों शो करता है, क्योंकि इनमें बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होती। बाकी SCT जो होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, तो इस अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 + 2 + 4 और +6 होती हैं। तो सल्फर की जनरल ग्राउंड स्टेट में जनरली +2 और -2 होती है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +4 होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में +6 होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, और हायर ऑक्सीडेशन जिनका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ वर्क करते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सल्फ़र की देख लेते हैं। सल्फ़र की मिनिमम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये थर्ड पीरियड का है। तो इसके ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में क्या है 3s2 3p4। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 फिर 2 फिर 4 में 1 2 3 फिर चौथे। ठीक है, तो इसमें क्या शो कर रहा है +2 या -2, क्योंकि 2 हैं बचे हुए। तो H2S इसमें -2 शो कर रहा है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s2 है और 3p3 3d1, डी में 1 चला गया क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था। तो अब डी में पहुंच गया, तो अब इधर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसमें +4 SF4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 3d2 3p3 3s1। तो अब कितने हो गए, ये सब +6 हो गए, SF6। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
Ce और T की। और ये जो +4 वाले होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करते हैं। अब कैटिनेशन पे आते हैं। कैटिनेशन इसमें भी पाया जाता है, जैसे कार्बन फैमिली में पाया जाता है, और वैसे ही इसमें भी पाया जाता है। तो अब ये कैटिनेशन क्या होती है कि ये से अपने ही आप से जुड़ें और चेन बनाएं। जैसे कार्बन की देखो सिंगल चेन, ये 2 प्रकार की होती हैं, चेन में भी होती हैं, सिंपल चेन में भी हो सकता है, और रिंग में। देखो सिंपल चेन बन गया और ये रिंग बन गया, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिए, टॉप टू बॉटम कैटिनेशन डिक्रीज होती है इस ग्रुप में। तो अब कैटिनेशन का पूरे का क्या ऑर्डर होगा, काशी से फिर ना हो, काशी जाके फिर ना हो। तो काशी से फिर नहीं आना है तो कार्बन की सबसे ज़्यादा कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन फैमिली में जब आते हैं तो इसमें देखो, इसमें याद, काशी से सल्फर है, फिर है एकदम लास्ट में आओ ऑक्सीजन, ठीक है। काशी से फिर ना हो, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सल्फर का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, क्यों? क्योंकि जो सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ देख लीजिए, दिया है SS के बीच में 238 किलो जूल होता है और ऑक्सीजन के बीच में 213 किलो जूल। तो क्यों इसको कम एनर्जी बॉन्ड तोड़ने पर देनी पड़ रही है? तो इसका मतलब जब इसको कम देनी पड़ रही है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है, और जब स्मॉल साइज होगा तो इनके लोन पेयर में रिपल्सन बहुत तेज़ होगा, और जब लोन पेयर में रिपल्सन बहुत तेज़ होगा तो इनका जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, समझे। तो इसलिए सल्फ़र की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। आगे बढ़ते हैं। सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म कई सारे होते हैं, जो कि हमको पढ़ने हैं, जो वो सिर्फ 2 हैं, येलो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक का कलर येलो होता है, रोम्बिक को अल्फा सल्फर भी कहते हैं, और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर कहते हैं। और ये अल्फा सल्फर येलो रोम्बिक जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, ठीक है। रोम्बिक सल्फर कौन होते हैं? अल्फा सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर के बारे में देखेंगे तो इनका MP385 केल्विन होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी याद कर लो 2.06। अब ये कब बनते हैं? जब इनको हम रोल सल्फ़र को इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन में मतलब सल्फ़र को हम CH2 के सॉल्यूशन में डाल के इवेपोरेशन कराएंगे, तब बनता है रोम्बिक सल्फ़र, ठीक है। रोम्बिक सल्फ़र ये लिखा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद ये इनसॉल्युबल होता वाटर में, लेकिन स्प्रेंगली सॉल्युबल होता बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में, और रेडली सॉल्युबल हो जाता CH2 में। ये याद रख लो, CH2 में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, और रोम्बिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है 369 केल्विन के ऊपर अगर गर्म कर देंगे तो रोम्बिक जो होता है मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इसमें इस पन्ने से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पन्ने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सल्फ़र के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, येलो जिसे रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं, और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फ़र को अल्फा सल्फ़र भी कहते हैं, और रोम्बिक सल्फ़र को अल्फा सल्फ़र कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल फॉर्म है सल्फ़र की, और कोई भी नहीं, ठीक है। और रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो मोनोक्लिनिक पे कन्वर्ट हो जाता है कब? जब 369 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेबल फॉर्म, ये सल्फ़र के 2 फॉर्म होते हैं, येलो और रोम्बिक। और रोम्बिक सल्फ़र के बारे में याद करने की क्या चीज़ें हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट 385 है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये 2.06 होती है। ये कैसे बनता है कि इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ़र इन CH2, इवेपोरेशन कराएंगे CH2 के सल्फ़र के सॉल्यूशन को CH2 में, तो ये रोम्बिक सल्फ़र बन जाता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल है CH2 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये किस में सॉल्युबल है, तो CH2 में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट इस पन्ने की एक चीज़ है कि ये कहाँ पे सॉल्युबल होता है। अब मोनोक्लिनिक पे आते हैं। अब मोनोक्लिनिक, इससे पहले रोम्बिक के बारे में पढ़ा था। अब मोनोक्लिनिक के बारे में, मोनोक्लिनिक होता है बीटा सल्फ़र। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से कम 1.98। ये भी CH2 में सॉल्युबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। रोम्बिक सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट 385 था, रोम्बिक का 385 था,
केल्विन हाँ। और 393 किसका है, मोनोक्लिनिक का। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है वो कब स्टेबल था, ट्रॉम्बिक सल्फ़र रूम टेम्परेचर पे स्टेबल था, और ये 369 के ऊपर जो है स्टेबल है। ठीक है, अब देखो इनका फॉर्मेशन कैसा होता है मोनोक्लिनिक का। तो ट्रॉम्बिक सल्फ़र को जो है मेल्ट कर देंगे डिश में और उसे ठंडवा देंगे तो क्रस्ट बन जाता है। तो जो क्रस्ट बनता है उसमें 2 होल कर देते हैं जो इसमें से लिक्विड बाहर निकल जाए। फिर जब लिक्विड सारा बाहर निकल जाएगा तो क्रस्ट को हटा देंगे और हम पाएंगे एक निडल शेप का क्रिस्टल जिसे बीटा सल्फ़र कहते हैं, जो कि मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है। ठीक है, तो 369 केल्विन। अब इसको याद कैसे करें, 369 केल्विन के ऊपर मोनोक्लिनिक बन जाता है, 369 के नीचे रोम्बिक सल्फ़र रहता है। देखो अल्फ़ा सल्फ़र या रोम्बिक सल्फ़र 369 के नीचे, 369 के नीचे रोम्बिक सल्फ़र रहेगा और 369 के ऊपर मोनोक्लिनिक बन जाएगा यानी बीटा सल्फ़र। तो अगर हमको रोम्बिक को मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फ़र में कन्वर्ट करता है तो 369 से ज़्यादा दो टेम्परेचर, और अगर मोनोक्लिनिक को अल्फ़ा में कन्वर्ट करना है 369 के नीचे। तो अब 369 केल्विन पे दोनों पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि CH2 में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 होती है। रोम्बिक सल्फ़र को हम मेल्ट कर देंगे डिश में, क्रस्ट बन जाता है। क्रस्ट में 2 छेद कर देंगे जिससे पूरा का पानी बाहर निकल जाए, और फिर क्रस्ट को हटा देंगे तो हमें कलरलेस निडल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा जो बीटा सल्फ़र होता है। और 369 जो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इस पर दोनों पाए जाएंगे, दोनों सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोसल्फ़र। तो 369 के नीचे अगर है टेम्परेचर तो मोनोक्लिनिक, और 369 के ऊपर रोम्बिक सल्फ़र पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बोथ और रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र में S8 मॉलिक्यूल होते हैं, सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे याद रखोगे, S8 देखो ये क्राउन शेप्ड है और एस बीच में 107 डिग्री का एंगल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 107 डिग्री का एंगल है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर। इसे क्राउन शेप्ड S8 को पकड़ रिंग स्ट्रक्चर और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब आप ये S8 में रोम्बिक S8 जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक पे। तो कुछ में S6 के भी पाए जाते हैं जो कि चेयर फॉर्म होते हैं। इनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है दोनों का। S8 में होते हैं 107 और इसमें होता है 102, और उसकी 204 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी 205। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, 204 मीटर और 107। ठीक है, तो अब इसको याद करेंगे हम। सिर्फ इस पन्ने पे हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों में S8 पाया जाता है। S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन से पकड़ रिंग स्ट्रक्चर और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ये इसमें दो सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में 204 मीटर और एक बीच का एंगल 107, और वहीं S6 होता है कुछ में पाया जाता है, ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को छोड़ के, तो उसमें 102 डिग्री एंगल होता है। हाँ, और S6 जो होता है चेयर फॉर्म, ये भी याद रखना। और ये क्राउन शेप होता है S8 और 102 डिग्री एंगल और 205 एंगल बॉन्ड लेंथ। तो अब कुछ में S2 भी पाया जाता है। अब S2 की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होता, ये वेपर स्टेट में मतलब हाई टेम्परेचर पे S2 पाया जाता है, नॉर्मली नहीं पाया जाता। और ये जो होते हैं इनमें ये ऑक्सीजन की तरह पैरामैग्नेटिक होता है S2। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि S2 क्या है, S2 पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कब पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका 1000 केल्विन के ऊपर वेपर स्टेट मतलब में पाया जाता है, और ये होता है पैरामैग्नेटिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे तो फिजिकल स्टेट के बारे में देखते हैं। तो अब ऑक्सीजन तो में के 2 होते हैं। अब ऑक्सीजन की देखें तो O2 और O3 ये दोनों गैस हैं, और सल्फ़र Fe और Te ये 8 फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये सॉलिड होते हैं, ऑक्सीजन गैस होता है। और वेपर फेज में सल्फ़र एग्जिस्ट कैसे होता है, H2 H6 और S8 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ तक हमको लगता है या आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है। O2 इज़ फाउंड, S2 इज़ नॉट, वाई।
बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इससे इनके पी पाई फॉर्म बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वहीं पे एस जो सल्फ़र है इसके ऑर्बिटल लार्ज होते हैं और बहुत डिफ्यूज़ होते हैं, जिसके कारण ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते और ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते, इस वजह से O2 पाया जाता और S2 नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड जैसे H2O, H2S, H2Ce, H2Te, इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो अब एक चीज़ याद रखो, इनमें दो चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जब देखेंगे तो इंक्रीजिंग के लिए याद कर लो रब। क्या याद कर लो? रब। ठीक है, रब याद कर लो, रब। तो रब मीन्स देखो पॉइजनस से दूर, रब याद करो, रब। तो रब क्या हो गया? रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं। और डिक्रीजिंग में अब देखो, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और लुईस एसिड करेक्टर बढ़ रहा है तो लुईस एसिड भी डिक्रीज होगा। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन याद कर लो, बॉइलिंग पॉइंट का है ससी भी, ससी थी याद कर लो, ससी थी, H2S, H2SC, H2TE, H2O, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, याद रखो। जो इस फैमिली में जो एक्सेप्शन बता रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इसमें जो है ससी थी। तो अब बताओ H2O जो होता है, इसमें इनके सारे हाइड्राइड में सिर्फ H2O जो है लिक्विड है, बाकी रेस्ट ऑल गैसेस हैं। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र, इसको याद करेंगे तो इसमें फैमिली हम बांट दिए हैं। तो पहले सल्फ्यूरस एसिड फैमिली में जब जाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 होता है, ठीक है, इसे सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो अब इसको कैसे याद करोगे? सब्जेक्ट था हाई फाई, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड फैमिली में क्या कौन कौन है? सब्जेक्ट था हाई फाई, सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड और पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? अब इसको याद करने की सबसे आसान सी ट्रिक है कि इनके ऑक्सीजन में 245 चेंज कर दो तो सल्फ्यूरस एसिड फैमिली पूरी तैयार हो जाएगी। सब्जेक्ट था हाई फाई वाला, तो H2S2O3 था, तो ऑक्सीजन में 2 लगा दो, H2S2O2 थायोसल्फ्यूरस बन गया। फिर ऑक्सीजन में 245 बताया ना, तो ऑक्सीजन H2S2O4 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, और 5 लगा दो, H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब दूसरे पाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड फैमिली। तो मेन तो आपको पता है, देखो सल्फ्यूरस एसिड आपको पता था H2SO3 को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको कैसे याद करोगे? STP सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन STP के ऊपर 437 लिख दो, तो ऑक्सीजन 4 सल्फ्यूरिक एसिड में, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में H2S2O3 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में H2S2O7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम भी कहते हैं, SO3 + H2SO4। अब आगे बढ़ते हैं। अब थायोनिक एसिड फैमिली, इसको कैसे याद करोगे? डू। अब इसमें डू के ऊपर 66 लिख दो, तो थायोनिक एसिड H2S2O6, ये थायोनिक एसिड होता है, और H2SNO6 पॉलीथायोनिक एसिड। परऑक्सी एसिड फैमिली, अब इसको ये याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, परऑक्सी एसिड फैमिली, ठीक है। परऑक्सी एसिड फैमिली को जब आप याद करेंगे तो परऑक्सी एसिड फैमिली में जब हम जाएंगे तो H2SO5 और H2SO8 पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसे कैरो एसिड भी कहते हैं। इसके पहले आपने देखा था ओलियम, और ये कैरो, ओलियम में कौन होता है? H2S2O7, और यहाँ H2SO5 कैरो एसिड, और H2S2O8 को पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड कहते हैं। अब हमको पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है इन सब में, ये तो फैमिली याद कर लीजिए, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है H2S2O7 और H2S2O8 में SS लिंकेज नहीं पाया जाता और सब में लिंकेज पाया जाता। तो यहाँ पूछेगा SS लिंकेज किस में नहीं पाया जाता, तो H2S2O7 और H2S2O8 माना पराक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड और H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में नहीं पाया जाता, ठीक है।
और एस बॉन्ड किस में पाया जाता है, H2SO7 में, और H2SO3 में SS डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल एसिड शो बेसिसिटी दो शो करते हैं एक्सेप्ट H2SO5 को, ये दो बेसिसिटी शो नहीं करता। और एक स्ट्रक्चर में जब बनाने जाएंगे तो H2SO3 HOSOH डबल बॉन्ड, H2S2O2 HOSSOH, H2S2O4 HOS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड H, H2S2O6 HOS डबल बॉन्ड सिंगल फिर से S और फिर OH। आगे बढ़ते हैं, H2S2O7 फिर लिखेंगे H फिर O फिर S फिर डबल फिर इसमें बीच में O आएगा क्योंकि यहाँ पे O साथ हैं, फिर ऑक्सीजन फिर O फिर H। ये सब आपको बनाना आना चाहिए, क्लास 5 की चीज़ें हैं, क्लास 7th 8 में हम लोग को बता दिया जाता है कैसे बनाते हैं। H2S2O8 इसमें HOS, देखो सल्फ़र की कितनी होती है 6, तो 2 इधर हो गई तो डबल 6 कंप्लीट, फिर OS फिर SS O डबल फिर OH। H2SO5 HOS ऊपर नीचे डबल बॉन्ड फिर SOOH, ठीक है। sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र में सल्फ़र की हाइब्रिड स्टेट कितनी होती है sp3। आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, एटॉमिक वॉल्यूम डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पहले आप समझ लीजिए। गैसियस एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम, सबसे बड़ी बात न्यूट्रल होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी जो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एंडोथर्मिक होती है, ये भी याद रखिएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ट्रिक क्या है, ससी टीपो, ससी थी बीपी का था, ससी टीपो इसकी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ससी टीपो। देखो ससी थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन ससी टीपो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसमें ऑक्सीजन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी साइज स्मॉल होता है। और वहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अब हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों, क्योंकि स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का। नाइट्रोजन फैमिली इज ओनली फैमिली इन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब में डिक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिनमें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। बहुत सही चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें हम ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनाता है, तो उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होते हैं, 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, N2O NOCO, याद कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब MO2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, उसमें SO2 SeO2 TeO2 PO2, जिसमें SO2 गैस है, SeO2 सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, SeO2 सिर्फ पेपर स्टेट में पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड में, और TeO2 आयनिक सॉलिड होते हैं। एसिडिक कौन होते हैं, SO2 और SeO2 एसिडिक होते हैं, और TeO2 PO2 एम्फोटेरिक होते हैं। तो इनकी रिएक्शन SO2 को H2O के साथ करोगे H2SO3 बनता है, SeO2 H2SeO3 बनता है। आगे बढ़ते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोरान एल्युमिनियम जिंक, ठीक है, और AsSb और टिन, ये एम्फोटेरिक होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। मेटलॉइड ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, बोरान को छोड़ के, बोरान जो होता है ये एसिडिक होता है। मेटलॉइड के ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, सिर्फ बोरान के ऑक्साइड को छोड़ के वो एसिडिक नेचर होता है।
आगे बढ़ते हैं। MO3 टाइप के बनते हैं, इसमें SO3 गैस होता है, SeO3 और TeO3 सॉलिड होता है और ओजोन बनता है। ये दोनों जो होते हैं SO3 और SeO3 एसिडिक होते हैं। अच्छा ये बताओ SO2 और STO3 में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग? तो SO2 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है और TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। एक चीज़ याद, डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन फैमिली में बनते हैं, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। आगे हैलोजन के साथ रिएक्शन कैसे करोगे? तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पे 3 तरीके बनते हैं, EX2, E2X2, EX4 और EX6। तो E2X2 जो है सेलेनियम नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। EX2 जो होता है, EX2 में मोनोहाइलाइड होते हैं, सिर्फ सल्फर और सेलेनियम बनाते हैं। और ये आपस में जो EX2 टाइप के होते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे Se2Cl2, इसमें सेलेनियम +1 है तो SeCl4 और Se बनाता है, ये +4 और +0 और +4 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो EX4 जो है SCE और TE बनाते हैं, SF4 SCF4 और TE तो गैस लिक्विड सॉलिड। और EX6 भी जो है SF6 और SCF6 और TEF6 बनाते हैं। इनका ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है।